हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन हम उनको स्टडी कर रहे थे। जो पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर दे रखा है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, उसके अंदर हमारी कुछ टर्म्स जो हैं वो अभी भी डिस्कस करना बाकी रह गई है। अभी तक हम कौन कौन सी टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ हम लोगों ने देख लिया था, पहली टर्म। दूसरे हमने बात करी थी नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। तीसरा एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे डिटरमाइन होती है। फिर पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब हम आगे बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। दोस्तों एक चीज याद रखना, जब भी किसी चीज की डेंसिटी आपको डिटरमाइन करनी होती है ना, डेंसिटी के लिए एक बहुत आवश्यक चीज जो साथ में होती है वो होता है एक पर्टिकुलर एरिया, या आप उसको कह लो एक पर्टिकुलर रीजन, और उसका साइज कितना है। पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर रीजन में जब आपको साइज पता लग जाता है, उस साइज में फिर ढूंढने की कोशिश करो कि एक पर्टिकुलर साइज ऑफ एरिया या रीजन के अंदर कितनी भसड़ आबादी की रह रही है, कितने लोग वहां पर रह रहे हैं। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन को दोस्तों स्टडी क्यों करा जाता है? इससे पता क्या लगता है हमें? इससे दोस्तों हमें यह पता लगता है कि एक पर्टिकुलर जगह में लोग ठुसे हुए या फिर फ्रीली रह रहे हैं। कहने का मतलब यह है, अगर आप रोड पे निकल जाओ तो लोगों को एक दूसरे को क्रॉस करके निकलते हुए, जब एक दूसरे को बाईपास करते हुए क्रॉस करके निकल रहे होंगे तो उनको बेसिकली वेट करना पड़ता है या फिर वो फ्रीली निकल सकते हैं। अब ये चीज ना कि वेट करना पड़ेगा, फ्रीली निकल सकते हैं, कहने का मतलब ये कि चिपक चिपक कर निकलेंगे या फिर आसानी से निकल जाएंगे, पैदल हो चाहे वो, या फिर अपनी बाइक पर हो, स्कूटी पर हो, स्कूटर पर हो, गाड़ी पर हो। रुकना पड़ेगा क्या बहुत ज़्यादा? वेट करना पड़ेगा क्या? ट्रैफिक कंजेशन होगा क्या वहां पर? अब ये डिपेंड करता है, एक तो वो एरिया कैसा है, उधर की टोपोग्राफी कैसी है। लेकिन यहां पर हम एरिया और टोपोग्राफी को जानने के लिए नहीं बैठे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आबादी कितनी है, इससे हमें यह पता लग जाता है कि जरूरत से ज्यादा लोग रह रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, या फिर और भी लोगों का आगमन इस एरिया में अभी भी इनवाइटेड है, वो आकर रह सकते हैं, घर बसा सकते हैं। यहां पर अभी काफी स्पेस अवेलेबल है। तो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमें यह बताता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो उसका साइज है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई पॉपुलेशन क्रंच तो नहीं है। तो इट इज अ रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल। ये एक रेशियो होता है साइज ऑफ द लैंड को देखते हुए, एक पर्टिकुलर रीजन कितना बड़ा है और वहां पर कितने लोग रह रहे हैं। इसको मेजर कैसे करा जाता है? इट इज यूजली मेजर्ड इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। अब आप मुझे बताना, मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल पेश करता हूं, आप मुझे बताओ। एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में ये है एरिया ए, ये है एरिया बी। दोनों में हमें स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन देखने। एरिया ए में रह रहे हैं 350 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। एरिया बी में रह रहे हैं 470 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर।
तो आप लोग मुझे बताओ, पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है ज्यादा, रीजन ए या रीजन बी, एरिया ए की एरिया बी? बी। पॉपुलेशन क्रंच किसको फील होगा? बहुत ज्यादा। लोग ठूस ठूस कर कहां पर भरे हुए हैं? बी के अंदर। और ट्रैफिक कंजेशन कहां देखने को हमें मिल सकता है? बी के अंदर एज कंपेयर टू ए, ज्यादा मिलेगा बी के अंदर। पॉपुलेशन क्रंच नहीं, वैसे हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहना चाहिए। ठीक है, ये टर्म क्लियर? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन टर्म में किसी को कोई दिक्कत? हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है। आप में से किसी के पास 12th में ज्योग्राफी थी? किसी ने पढ़ी हुई है ज्योग्राफी? जो पूछा उतना आंसर दो, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना, ये रिलेटेड है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। प्रॉपर एनसीईआरटीज होती है 11th क्लास में भी, 12th क्लास में भी। तो वहाँ पर ये सारी टर्म्स जो हैं वो दे रखी हैं। तो ये एज सच कुछ ये न्यू नहीं है कि पीएमएफआईएस ने अपनी मर्जी से डाल दिया या फिर आप इस कंटेंट को लेकर बहुत इंप्रेस हो जाओ कि ये तो सिर्फ हमें इसी बुक के अंदर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम उन एनसीईआरटीज को भी रेफर करेंगे, लेकिन इसको पढ़ने के बाद वो हमारे लिए बच्चों जैसी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है एक स्पेशल पैटर्न, एक स्पेशल पैटर्न या फिर एक स्पेशल अरेंजमेंट। मैंने आपको काफी बार ये टर्म बताया अलग अलग जगह पर। दोस्तों आप मुझे बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पेशल? स्पेशल शब्द का मतलब क्या होता है, बताओ। स्पेशल शब्द आता है एक पर्टिकुलर स्पेस, एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर टेरिटरी, यहां से ये वर्ड आता है स्पेस। यानी कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कि जगह कितनी है, कहीं पर भी किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जगह कितनी है, वो वर्ड होता है रिलेटेड टू स्पेशल। तो इट इज द स्पेशल पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस अ गिवन एरिया। अब आप कहोगे सर ये पॉपुलेशन डेंसिटी जैसा नहीं हुआ क्या? अगर हम पॉपुलेशन के अरेंजमेंट को देख रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पेस में, एक गिवन एरिया में, तो ये तो पॉपुलेशन डेंसिटी जैसा हुआ। दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी में हम पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन को देख रहे थे कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ पर्सन है। तो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन में दोस्तों हम ये जानते हैं कि एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कितने लोग रह रहे हैं, कितनी भसड़ रह रही है, कितनी आबादी है। लेकिन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये जानने की कोशिश करते हैं, हम स्क्वायर किलोमीटर या फिर कोई पैरामीटर नहीं ले रहे हैं पॉपुलेशन और या नंबर ऑफ पीपल को देखने का। हम एक गिवन एरिया के हिसाब से ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आबादी कितनी है। अब ये गिवन एरिया जनरली ना, जब हम ज्योग्राफी में इसको स्टडी करते हैं, देखो स्टडी के हिसाब से लिया तो कितना भी बड़ा एरिया जा सकता है, लेकिन जर्नली बता रहा हूं मैं आपको 90% टाइम्स हम ऐसे ही देखते हैं कि एक पर्टिकुलर देश को, ताकि नेशन का कंपैरिजन हो जाए, या फिर एक पर्टिकुलर देश के अंदर हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स को, ताकि स्टेट ए का स्टेट बी से कंपैरिजन हो जाए, स्टेट बी का सी से, सी का डी से, डी का ई से, एन नंबर ऑफ स्टेट्स जितनी भी है उस देश के अंदर। ठीक है, तो इट इज अ स्पेशल पैटर्न, एक पर्टिकुलर जगह में, टेरिटरी में, लोकेशन में पॉपुलेशन की अरेंजमेंट क्या है, कितने लोग वहां पर रह रहे हैं। अब नंबर ऑफ एरिया के हिसाब से भले ही नहीं, लेकिन क्या हम यहां पर ये देखने की कोशिश करते हैं क्या उस जगह में, उस एरिया में,
उस टेरिटरी में कुछ जगह खाली है या फिर वो पूरी की पूरी भर रखी है। लोगों ने सेटलमेंट किस प्रकार से बना रखी है, अपने फ्लैट्स, अपने बंगलो, अपनी कॉलोनी का निर्माण किस प्रकार से कर रखा है। अगर वो पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं तो क्या हाल है वहां पर, जो लोगों ने बस्ती बना रखी है, कॉलोनीज बना रखी हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज बना रखी हैं, सड़कें बना रखी हैं, सेटलमेंट्स बना रखे हैं, वो कैसे हैं। तो अलग अलग स्पेशल पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन हमें देखने को मिल सकते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर। जैसे एक देश के अंदर कुछ लोग शहरों में रहते हैं, कुछ लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, कुछ लोग क्लस्टर्ड एरियाज में रहते हैं, और कुछ लोग डिस्पर्स्ड एरियाज में या सेटलमेंट्स में रहते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी के अंदर ना आगे चलकर पीएमएफआईएस में भी और एनसीईआरटी में क्लास 11-12 में टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट का एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको सभी प्रकार की सेटलमेंट समझ में आ जाएंगी। बहुत प्रकार की सेटलमेंट्स होती हैं। मैं कम से कम आपको 15 से 20 प्रकार की सेटलमेंट्स कवर कर पाऊंगा कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की कॉलोनीज, हाउसिंग फैसिलिटीज, लोगों के रहने के एरियाज कैसे कैसे होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं। अब इन दो पहले शब्दों में तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। शहर में लोग रह रहे हैं या फिर लोग गांव में रह रहे हैं। आपके लिए जानने वाली बात यह है कि सर हमने आज तक ये नहीं सुना कि क्लस्टर्ड या फिर डिस्पर्स्ड एरियाज क्या होते हैं। तो इसको थोड़ा सा जरा मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं, ताकि आपकी आगे भी चलकर जब आप दोबारा उसको सुनोगे तो हेल्प हो जाएगी और बार बार फिर हमें इतना डेप्थ में इसको डील नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके सामने एक टर्म आ रही है, एक क्लस्टर्ड सेटलमेंट या एरिया आप उसको कह लो, और दूसरा है डिस्पर्स सेटलमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स या क्लस्टर्ड एरिया के बारे में। ये क्या होता है, ये कैसी कॉलोनीज या फिर कैसी चीजें होती हैं। देखो, इसके ना दो नाम और हैं। जब आप एनसीईआरटी में इसको पढ़ोगे या आगे चलकर जब हम पीएमएफआईएस में पढ़ेंगे तो इसके दो नाम और होते हैं। इसको दोस्तों हम एक नाम से और जानते हैं, वो है एग्लोमेरेटेड सेटलमेंट, एग्लोमेरेटेड सेटलमेंट या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। यहां पर क्या होता है, यहां पर लोग ना बहुत घुस घुस के, जो उनकी जो हाउसिंग फैसिलिटीज होती है वो ऐसी लगती है कि जैसे गाय भैंस भेड़ बकरियों की तरह हाउसिंग फैसिलिटीज या फिर घर लोगों के बन रखे हैं। इतने चिपके चिपके पूरे के पूरे होते हैं कि अगर हम बात करें तो यहां पर ना सबसे बड़ी बात, तो पहले हम हाउस के बारे में बात करते हैं कि हाउसेस का यहां पर या कॉलोनीज का यहां पर स्ट्रक्चर कैसा होता है। हाउसेस का यहां पर स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, चिपका हुआ होता है। ठीक है, और बहुत हाउसेज जो होते हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा क्लोजली बिल्डअप होते हैं, क्लोजली बिल्डअप होते हैं यहां पर। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखा जाता है, जो हाउसेज हैं, ठीक है, जो लोगों की सेटलमेंट्स हैं, जहां पर लोग रह रहे हैं, वो जगहें ना जनरली दोस्तों सेपरेटेड होती हैं। वो जगहें जनरली सेपरेटेड होती हैं किससे, लोग बगल में, जैसे लोगों का कोई फार्म है, पैस्चर लैंड है, जहां पर वो अपनी गाय भैंस भेड़ बकरियों को चरवाने लेकर जा रहे हैं, या फिर कोई पार्क है, कोई तालाब है, वो चीजें अनटच रहती हैं। यहां पर मतलब ऐसा मान लो कि यहां पर बन रखे हैं सारे के सारे घर, और वो घर मतलब पूरे इतने कॉम्पैक्ट है कि आपको कोई गली भी बहुत प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आएगी, और यहां पर जो है वो बाकी स्ट्रक्चर है, ये पार्क वगैरह, पेड़ पौधे, मैदान, ये सब कुछ अलग है। ठीक है, और यहां पर जो ये इतने क्लोजली बिल्डअप हाउसेज और हाउसेज जो स्ट्रक्चर है, तो हाउसेस और स्ट्रीट्स मिलकर
सड़कें जो है वो मिलकर एक प्रकार से उनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो बना रहे हैं किसी प्रकार के ज्योमेट्रिक शेप्स या फिर पैटर्न्स। लाइक वो कॉलोनी हमें रेक्टेंगुलर लग सकती है, रेडियल लग सकती है, लीनियर लग सकती है, कैसी भी अलग शेप हो सकती है, स्क्वायर शेप हो सकती है, उस तरह की। मतलब एक मैक्रो व्यू जब आप इसका लोगे, बर्ड्स आई व्यू लोगे किसी एक दूर किसी एक ऊंची चीज पर चढ़कर, तो आपको देखने को ऐसा लगेगा कि हाँ कोई एक ज्योमेट्रिक शेप या पैटर्न जो है वो बनकर या निखर कर आ रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर आप इसको देखो, जो ये क्लस्टर्ड सेटलमेंट है, एक बात और, वैसे ये वाली टर्म ना क्लस्टर्ड सेटलमेंट और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट ना एक प्रकार से यूज होती है जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं। जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे ना ह्यूमन सेटलमेंट वाला चैप्टर, तो आप उसमें देखोगे ये कैटेगरीज आती हैं डिस्पर्स्ड और क्लस्टर्ड सेटलमेंट की। इट इज अ टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। लेकिन ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि ये गांव की ही पहचान है, शहर में भी हो सकता है। जैसे इतने सारे फीचर्स को देखते हुए अगर आप एक अर्बन एरिया को, सेमी अर्बन एरिया को देखने की कोशिश करो, ग्वालियर को, तो आपको ये चीज नजर आएगी। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अगर आप दोस्तों ये लुका छुपी जो मूवी है कार्तिक आर्यन को कृति सैनन की, अगर आप इसका एक गाना देखोगे दुनिया, तो उसके अंदर ग्वालियर का किला और ग्वालियर की जगह दिखाई गई हैं। तो एक वीडियो आती है इसके अंदर लास्ट में, जहाँ पर आपको ग्वालियर जो है वो एक मैक्रो लेवल से देखने को मिलता है। जस्ट सी दिस। अब ये अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, तो आपको इसमें कोई भी गलियां या प्रॉपर तरीके से कोई स्ट्रक्चर नज़र आएगा ही नहीं। ये पूरा ग्वालियर है, ग्वालियर ये, और ये ग्वालियर का फोर्ट है जहाँ पर ये दोनों बैठे हुए हैं। ग्वालियर के फोर्ट से जब भी आप इस कोने पर खड़े होते हो, इस जगह कोई भी जा सकता है, एक्सेसिबल है जगह, मैं भी गया हूँ। अगर आप यहाँ पर खड़े होते हो तो आपको ये पूरा ग्वालियर का जो है नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप घर देखो तो ये देखो कितने चिपके चिपके, आपको कोई गलियाँ कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो मैं आपसे बोल रहा था जैसा कि कहने को तो वैसे ये जो फीचर है वो एक टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट में आ जाता है, लेकिन ग्वालियर कोई गांव तो है नहीं, रूरल सेटलमेंट तो नहीं है वो। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप अगर ह्यूमन सेटलमेंट के हाउसेस के पैटर्न को देखो तो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्लस्टर्ड सेटलमेंट। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? दूसरी तरीके की जो सेटलमेंट के बारे में हमें बात करनी है वो है आपका डिस्पर्स सेटलमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट के भी दोस्तों दो नाम होते हैं। एक आप इसको कह सकते हो आइसोलेटेड सेटलमेंट, या दूसरा नाम आप इसको कह सकते हो एज स्कैटर्ड सेटलमेंट। इस एक सेकंड, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। स्कैटर्ड सेटलमेंट भारत के अंदर, ध्यान से सुनना, भारत के अंदर जो इस प्रकार की डिस्पर्स, आइसोलेटेड या फिर आप स्कैटर्ड सेटलमेंट इसको कह लो, ये आपको देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ, अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलती है। आइसोलेटेड हट्स, आप कहीं पर भी पहाड़ी इलाकों पर या कहीं पर भी पहाड़ी इलाके के आप जंगल वगैरह कहीं पर भी गए, एक हट जो है
वो किसी पर्सन की है, वहां पर उसने एक गाय भैंस कोई बांध रखी है या कुछ भी वो उसमें कर रहा हो हट में, हमें नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन आसपास कोई घर नहीं है वहां पर, वो एक हट जो है वो सिचुएटेड है वहां पर, आइसोलेटेड हट्स। मार्क द कीवर्ड, नॉर्मल हट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हट के आसपास के एरिया को मिलाकर हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड। आसपास और कोई हट नहीं है, कोई कॉलोनी नहीं बन रखी है। उसके बाद दो चार घर जो मिलाकर बनते हैं हैमलेट्स, छोटा सा एरिया जहां पर मान लो कि 12-13 हट्स हैं, 12-13 घर हैं, ठीक है। और ये एरियाज आपको देखने को मिल जाएंगे इन स्मॉल हिल्स, माउंटेन्स। ऐसी सेटलमेंट आपको माउंटेन्स में, छोटे छोटे पहाड़ों में, और इवन दूर दराज के जो जंगली इलाके होंगे, जहां जंगल्स होंगे, आपको ये वहां पर भी देखने को मिल जाएंगे ऐसे सेटलमेंट्स। और जब बात आती है स्मॉल हिल्स की, तो ये जो है आपको किस प्रकार से देखने को मिलते हैं, जैसे कहीं पर भी पहाड़ों में कि पर्सन जो है वो एक प्रकार से अपनी यहाँ पर एक हट बनाकर या फिर एक घर बनाकर वो पर्सन यहाँ पर रह रहा है, और बगल में उसका कोई एक फार्म है, बगल में उसका कोई एक फार्म है, या फिर वहाँ पर पैस्चर लैंड है पहाड़ों की स्लोप्स पर। तो ये मान लो कि ये एक पहाड़ है, यहाँ फार्म है, पैस्चर है, और यहाँ पर उसने पर्सन ने अपना घर बना रखा है। लेकिन ये सिर्फ यहीं पर इसका ही घर है, या फिर दो चार हट्स मुश्किल से और है, बाकी जगह नहीं है यहाँ पर। ये आपको क्लियर हुआ अच्छे से? क्लस्टर्ड और डिस्पर्स सेटलमेंट कैसी होती है बताओ, ठीक है। और इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए आपको, आइसोलेटेड हट्स इन हिमाचल प्रदेश। ये तो फिर भी चलो आपको काफ़ी हाई फाई मकान दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसको भी मान लो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये जैसे आसपास कोई आपको कोई कॉलोनी थोड़ी ना दिख रही है, आप यहाँ से निकल रहे थे, है ना, अपनी बंदी का हाथ में हाथ पकड़े, आपने देखा बेबी देखो कितनी सुंदर जगह है, आज रात को यहीं रुकते हैं। तो ये जो है ये एक डिस्पर्स सेटलमेंट है, ठीक है, ये एक डिस्पर्स सेटलमेंट है। ये भी डिस्पर्स सेटलमेंट है, मैंने आपको क्या बताया, 4 से 5 घर हो सकते हैं वहां पर, ठीक है। इतने लिमिटेड एरिया में ये आपको कोई, आप इतने से घरों को कोई कॉलोनी तो कहोगे नहीं आप इनको कि वाह यार क्या कॉलोनी, यहाँ से सड़कें गुजर रही हैं। ये भी एक डिस्पर्स सेटलमेंट है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि एक सिंगल घर है या फिर दो चार घर ऐसे ज्वाइंट है, कोई रिजॉर्ट्स हैं ऐसे कहीं, वो सब डिस्पर्स सेटलमेंट के अंदर आता है। वैसे रिजॉर्ट तो चलो ठीक है एक बिजनेस पर्पज से होता है, लेकिन प्रॉपर जहाँ पर लोगों के घर हैं, ठीक है, कोई जैसे ये घर बनाकर कोई पर्सन रह रहा है, ठीक है, कोई एक गाँव के अंदर, तो वो भी एक डिस्पर्स सेटलमेंट है, ठीक है। तो ये टर्म समझाना दो मुझे ज़रूरी था आपको, ताकि आगे चलकर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो अमंग्स द वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट जो हम आगे चलकर अपने कोर्स में स्टडी करने वाले हैं। अर्बन और रूरल तो आप बचपन से जानते हो, मैंने आज आपको डिटेल में क्लस्टर्ड और डिस्पर्स जो है वो भी कवर करवा दी, और अब आई होप अब आप दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन कर सकोगे, ठीक है। ये नॉलेज कोई हवा की नॉलेज नहीं है जितनी मैं आपको देता हूँ, पूरा बेस मेरी डिस्कशन का 99% टाइम्स एनसीईआरटी ही होता है, ठीक है। एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको टर्म देखते ही सारी स्टोरी क्लिक हो जाया करेगी। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के कंटेक्स्ट में एक तो हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा। दूसरा पॉइंट राइटर हमसे ये कह रहा है कि ब्रॉडली
90% जो दुनिया की आबादी है, 90% जो दुनिया की आबादी है वो लगभग 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया में रहती है। दुनिया में जितना लैंड एरिया अवेलेबल है, 10% लैंड एरिया जो अवेलेबल है दुनिया के अंदर, उस 10% ज़मीन पर दुनिया की 90% आबादी रहती है। तो इसका मतलब कुछ कंट्रीज तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस होंगी। यस, ऐसा है भी। 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दे कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। दुनिया में 200 प्लस कंट्रीज हैं, 200 से ज़्यादा कंट्रीज हैं। और यूएन के मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 192 मेंबर्स होते हैं यूएन के। और टोटल कंट्रीज जो है वो 200 प्लस है, क्योंकि कुछ कंट्रीज जैसे नॉर्थ कोरिया, वेटिकन सिटी, फंगाफूटी, इन लोगों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है। टुवालू, ठीक है, इन लोगों ने यूएन को ज्वाइन नहीं कर रखा है। कंट्रीज के नाम है फंगाफूटी, टुवालू, नॉर्थ कोरिया, वेटिकन सिटी। तो लेकिन फिर भी कंट्रीज तो कंट्रीज ही हैं। तो 200 प्लस कंट्रीज हैं दुनिया में। उनमें से जो 10 कंट्रीज हैं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलस हैं कि पूरी दुनिया की आबादी में 60% योगदान तो सिर्फ उन्हीं 10 से है। 190 को तो भाड़ में जान दो, ठीक है। ऑफ दीज 10 कंट्रीज 6 एशिया में लोकेटेड है, और सोने पे सुहागा। तो मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन, जितना अनुमान लगाया जाता है कि 2050 तक, जो एक अनुमान लगाया जाता है कि क्या हमें अनुमान है कि कितनी ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ सकती है, तो मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन 2050 तक, ऐसा कहना है बड़ी सारी रिपोर्ट्स का, एजेंसीज का, यूनाइटेड नेशंस का, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस का, कि वो फिनोमेना हमें 8 कंट्रीज में देखने को मिलेगा। आधी से ज़्यादा 2050 तक पूरी दुनिया की आबादी 8 कंट्रीज में बढ़ेगी। या आप ऐसा भी कह सकते हो, ये 8 कंट्रीज जिसके हम नाम लेने वाले हैं, 2050 तक दुनिया में पूरी आबादी में से मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इन 8 देशों का होगा 2050 तक। उनके नाम क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पहली कंट्री, दूसरी इजिप्ट, तीसरी इथियोपिया, चौथी इंडिया, पांचवी नाइजीरिया, सिक्स्थ पाकिस्तान, सेवेंथ फिलीपींस, और एट्थ है यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टेंजानिया। अगला कंसेप्ट है हमारा पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे एक देश में रहने वाले जो लोग हैं, वहां पर एज स्ट्रक्चर कैसा है, ऑन एन एवरेज लोग कितनी एज के हैं, कौन सी जेंडर के लोग ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पर एथनिक कॉम्पोजिशन या रिलीजियस कॉम्पोजिशन जो है वो लोगों का, वो कैसा है, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। यानी कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं एक पर्टिकुलर देश के देश में रहने वाले लोग, एक पर्टिकुलर स्टेट या रीजन में रहने वाले लोग, कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग शेयर करते हैं। तो जैसे एज, जेंडर, एथनिसिटी, धर्म उनका क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। एथनिसिटी टर्म तो आपको क्लियर होगी, मैंने आपको काफ़ी बार कवर करवाई है, मतलब इसको इंडियन सोसाइटी वगैरह में भी आजकल मैं आपको बताते रहता हूँ, जो हमारी मेज की डिस्कशन चल रही हैं। तो एथनिसिटी क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, फटाफट से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। एथनिसिटी एक सोशल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस होता है, जो कि एक ग्रुप ऑफ लोग जो होते हैं वो शेयर करते हैं, ठीक है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने देश के किसी भी चीज़ के बैकग्राउंड को, कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को वो शेयर करते हैं, शेयर करते हुए आते हैं वो जनरेशन बाय जनरेशन। तो जो चीज़ें ये लोग शेयर करते हैं, जब हम एथनिसिटी के कंटेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं, तो जो चीज़ें लोग शेयर करते हैं, तो वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे शेयर्ड भाषा, लैंग्वेज, शेयर्ड धर्म, रिलीजन, शेयर्ड बिलीव्स, शेयर्ड वैल्यूज़,
शेयर्ड बिहेवियर, एक पर्टिकुलर रीजन, स्टेट या कंट्री में लोगों के बिहेवियर भी एक जैसे होते हैं, ठीक है, बिहेवियर। और सबसे गजब की बात ये होती है कि व्हेन इट कम्स टू एथनिसिटी ना, ये सारे जो शेयर्ड एस्पेक्ट्स है ना, दे आर पास्ड डाउन, दे आर पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, और उसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप लोगों के एक्सेंट को इंक्लूड कर सकते हो। जैसे हम हिंदुस्तानियों के इंग्लिश बोलने का तरीका अलग रहता है, हम लोग जो टंग है वो ट्विस्ट करके नहीं बोलते, ठीक है। रिलीजन और ड्रेसिंग स्टाइल, फूड हैबिट्स, इसके अलावा डाइटरी प्रैक्टिसेस, कुछ प्रेफरेंसेस भी, और कुछ कुछ प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस भी। जैसे ये एथनिसिटी की वजह से ही होता है, एक पर्टिकुलर राज्य में, कम्युनिटी में, एथनिक ग्रुप के लोगों के अंदर ये मानसिकता, मेंटेलिटी होती है, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है और वो देश की एक पहचान बन जाती है, फिर एक रीजन की पहचान जहाँ पर एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप जो रह रहा है, तो उन्हीं की वजह से वो ऐसी बातें चलती हैं कि जैसे कुछ लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। जब अगर हम रिस्ट्रिक्शन की बात करें कि लड़कियां जो हैं वो शॉर्ट्स से ज़्यादा, शॉर्ट स्कर्ट से ज़्यादा सलवार कमीज़ में, सूट में, साड़ी में ढकी हुई अच्छी लगती हैं, उनको शाम को बाहर नहीं निकलना चाहिए। नाइट आउट जो लड़कियां करती हैं या जिनके घर वाले करने देते हैं, तो वो आवारा लड़कियां होती हैं। इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस या सोशल सैंक्शन जब समाज आपके ऊपर डाले, एक पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर डाले, तो उसमें आप किसी एक पर्सन को, किसी भी एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते हो। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला हुआ आ रहा है, लोगों की मानसिकता में बस गया है। अब बसा भी वो धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो निकलने पे भी ऐसी चीज़ें जो है वो टाइम लगाती हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये मैं आपको इंडियन सोसाइटी के लेक्चर्स में बार बार समझाता ही रहता हूँ। ये एक एथनिसिटी का नया डायमेंशन है जो मैंने आज आपको दिया। एथनिसिटी के बारे में मैंने आपको डिटेल में सबसे पहले बताना शुरू करा था अपने फाउंडेशन कोर्स में, उपेंद्र सिंह में, जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था। और मैं आपको हर बार एथनिसिटी के बारे में नए नए डायमेंशंस पेश करता हुआ आया हूँ, अलग अलग जगह पर, जहाँ पर उसकी अलग अलग डिस्कशंस नीडेड है। तो ये आज के डिस्कशन में मैंने आपको एक नया डायमेंशन भी दिया, जिसमें आपको मैंने बहुत सारे सब फैक्टर्स दिए एथनिसिटी के, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप एक जगह पर इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी और आपकी आंसर राइटिंग भी बूस्ट होगी, ठीक है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के बारे में। अगला कंसेप्ट हमारा 9th कंसेप्ट, पॉपुलेशन पॉलिसीज़। पॉपुलेशन के लिए जो पॉलिसी सरकार बनाती है, तो पॉपुलेशन पॉलिसीज़ कुछ नहीं होता, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ होती हैं, जिसकी वजह से सरकार जो है वो इन्फ्लुएंस करना चाहती है पॉपुलेशन ग्रोथ को, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को और उसकी कॉम्पोजिशन को। लाइक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस करना, माइग्रेशन पॉलिसीज़ जो है वो लेकर आना, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, जैसे चाइना ने क्या करा था, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी थी, फिर चाइना को लगा कि उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो इस कदर चेंज हो रहा है कि बूढ़ी पॉपुलेशन चाइना में ज़्यादा बढ़ जाएगी आने वाले सालों के अंदर, तो चाइना ने अब अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को टू चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया है। भारत के अंदर जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का जो एक नारा चलता है सरकार की साइड से, वो क्या है, बहुत पुराना नारा है ये, वेट अ मिनट। हमारे देश में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लेकर जो नारा चलता है वो है, हम दो हमारे दो। हस्बैंड वाइफ दो बच्चे पैदा करें, ये फैमिली होनी चाहिए। इससे हम भारत की आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन भारत के लोगों को शायद से कुछ और ही सुनाई देता था, हम दो हमारे 200, और बाकी किसी चीज़ में तो रैंक 1 ला नहीं पाए। 2050 में अनुमान था कि हम चाइना की आबादी को ओवरटेक कर लेंगे।
हमने ये काम 25 साल पहले करके दिखा दिया। हमने वर्ल्ड को चैलेंज करके दिखाया, हमसे अच्छा सेक्स करके दिखाओ। 10th कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज एनीथिंग, is any study, basically scientific study related to human population, जो कि फोकस करती है पॉपुलेशन के साइज पर। डेमोग्राफी ना एक बहुत ब्रॉड टर्म, आप इसको ऐसा कह सकते हो कि पॉपुलेशन की स्टडी के बारे में, पॉपुलेशन की स्टडी के बारे में ये होती है एक यूनिवर्सल टर्म। इसके अंदर पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बड़ी सारी चीज़ें स्टडी करी जाती है, लाइक पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, वो ऐसे प्रोसेसेस जो कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को शेप करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे प्रोसेसेस क्या, जैसे इस स्टडी में ये भी आ जाएगा। पंजाब इज अ होमलैंड ऑफ, या इज अ होमलैंड फॉर ड्रग्स। इससे हम खराब कर रहे हैं अपने डेमोग्राफी डिविडेंड के कंसेप्ट को, डेमोग्राफी के कंसेप्ट को वीक कर रहे हैं, प्लस एक प्रकार से बर्बाद हो रहा है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कंसेप्ट। ये ड्रग्स का जो मेनेंस है, मतलब एक वर्ड होता है इंग्लिश में ड्रग्स का, मेनेंस। मेनेंस मतलब होता है किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा फैल जाना कि वो बर्बादी का रुख मोड़ ले। तो ये और ज़्यादा बढ़ चला है। पंजाब में रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस हो गए हैं अमेरिका में यूज होने वाले ज़ॉम्बी ड्रग्स। वन मंथ एगो की न्यूज़ है। वाई इज दिस गर्ल वॉकिंग लाइक अ ज़ॉम्बी, इज दिस जस्ट एल्कोहल। इस ड्रग में क्या होता है दोस्तों, ज़ॉम्बीज़ क्या होते हैं, ज़ॉम्बीज़ एक फिक्टिशियस कैरेक्टर होते हैं। जैसे अगर आप एक मूवी देखो, मैंने देखी नहीं है लेकिन मुझे पता है इतना, गो गोवा गॉन, इसमें ज़ॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं कि ऐसे लोग जो मर जाते हैं और जो दूसरों का खून चूसते हैं, मांस पीते हैं, मांस खाते हैं, खून पीते हैं, खून चूसते हैं, गर्दन से चिपक जाते हैं, ये एक तरीके से पिशाचर होते हैं। ठीक है, ये ऐसे लोगों को हम कहते हैं ज़ॉम्बी। मतलब चलती फिरती लाश जो आपको मारने के लिए तैयार है, आपका खून चूसने को तैयार है, गर्दन से चिपक जाएगी भूत की तरह, ऐसे करके ये होते हैं। ठीक है, ये लेकिन रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बस एक फिक्टिशियस कैरेक्टर होता है जैसे डराने के लिए। हमारे जैसे कहते हैं ना बाप आ जाएगा, भूत आ जाएगा बच्चों को सुलाने के लिए, अमेरिकन कल्चर यूरोपियन कल्चर में कहते हैं ज़ॉम्बी आ जाएगा बेटा सो जा। बस ऐसे ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं। अब क्या होता है, अमेरिका में बहुत सालों से लोग जो हैं वो ले रहे हैं ज़ॉम्बी ड्रग। अब ज़ॉम्बीज़ जो हैं, सबसे पहले आप ना ज़ॉम्बीज़ का एक बारी चाल चलन देखो कि ये खड़े कैसे होते हैं। देख रहे हो, उल्टे सीधे पोजेस में गर्दन इधर जा रही है, हाथ उधर जा रहा है, कमर उधर टेढ़ी हो रही है। ये देखो बेस्ट फोटो, इसके हाथ टेढ़े मेढ़े, ये वो, ऐसी आंखें एक जगह ऐसे हैं। तो ये स्टक रह जाते हैं, जैसे ऐसे खड़ा हुआ है तो ऐसे खड़ा रह गया, ये ऐसे, ये स्टक रह गया। ठीक है, अब ये ड्रग क्या करता है यूएसए में, जैसे ये इनके तो बहुत सालों से चल रहा है। एक पर्सन है जैसे, तो वो ऐसे ही खड़ा रह जाएगा इसी पोज के अंदर। जैसे ये देखो, ये लेटा है तो ये सो नहीं रहे हैं, ये जाग रहे हैं, लेकिन एक पोज के अंदर रह जाएंगे। कितनी कितनी देर के लिए, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। ये देखो, ये देखो, पूरी की पूरी इनकी स्ट्रीट है यहाँ पर। डिस्टर्बिंग वीडियो शोज ज़ॉम्बी लाइक ड्रग एडिक्ट्स hunched over and passed out on the streets of cities Kensington neighborhood. They're not sleeping. अब ये आ गया पंजाब के अंदर।
1 महीने पहले की वीडियो है। एंड दिस इज इंडिया। लड़कियों का ये हाल है। Persons are just behaving like zombies. अब क्या होता है, आपने इतना समझा, जैसे ये वाली केस स्टडी को आपने बेस बनाया मान लो, ठीक है। अब अगर आप भारत में पंजाब स्पेसिफिक डेमोग्राफी को स्टडी करना चाहते हो तो वहाँ की पॉपुलेशन का साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोसेसेस दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, तो क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है पंजाब की पॉपुलेशन को, क्या चीज़ बर्बाद कर रही है। पॉजिटिवली तो इन्फ्लुएंस होने से ज़्यादा नेगेटिविटीज आता है, और वो है ड्रग्स। और ये चीज़ ना बहुत बार सोशल मीडिया से भी प्रमोट होती है। उड़ता पंजाब, ठीक है, उड़ता पंजाब। रिसेंटली अभी जो फुकरे वाला अपना जो चूचा है, उसकी वही वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। हर सीन के अंदर इनको ऐसे दिखाया गया जैसे पानी पीते हैं कोई, ऐसे शराब पीत के गाड़ी चलाते हैं, चढ़ती ही नहीं है। यस, तो इट इनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग फर्टिलिटी। डेमोग्राफी में हम स्टडी क्या करते हैं, फर्टिलिटी, लोग पैदा कितने हो रहे हैं, मोर्टेलिटी, मर कितने रहे हैं, माइग्रेट कितने कर रहे हैं, उनकी एज क्या है, ज़्यादातर कौन से जेंडर वाले लोग हैं, और कुछ दूसरे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट कंसेप्ट के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन के अंदर जो अभी तक पॉपुलेशन चली हुई आ रही होती है, शॉर्ट टर्म में तो चेंज देखने को मिलता नहीं है, लेकिन कभी भी अगर चेंज हो रहा है मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में, कैसे भी करके, तो वो चेंजेस किस किस वजह से आते हैं, वो होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज होने के प्रमुख 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कारण आप इनको कह सकते हो। लोगों का पैदा होना, लोगों की मृत्यु होना, और लोगों का एक रीजन या एक देश को छोड़कर दूसरे देश या दूसरे रीजन में माइग्रेट हो जाना। अब यहां पर 2 कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। एक है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट कैसे एक्सप्रेस करा जाता है, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से सबको 1000 में डिवाइड करो, और उसमें देखो हर 1000 में से कितने जिंदा बच्चे पैदा हो रहे हैं। और क्रूड डेथ रेट क्या होगा, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 इन अ पर्टिकुलर रीजन। और ये भी इन अ ईयर ही होता है, हर एक साल हर 1000 में से कितनी लाइव बर्थ्स हो रही हैं। अब देख रहे हो यहां पर की टर्म क्या है, लाइव बर्थ। मम्मी के पेट से निकले हैं, मम्मी की कोख से निकले हैं वो बच्चे, मृत पैदा नहीं होने चाहिए। आई रिपीट माई वर्ड्स, मृत पैदा नहीं होने चाहिए, मरे हुए पैदा नहीं होने चाहिए, जिंदा हो। और हर 1000 में से हर साल कितने लोगों की डेथ हो रही है एक पर्टिकुलर रीजन में, वो होता है क्रूड डेथ रेट। अब सवाल ही उठता है, सर हमें यह समझा दो जरा कि यहां पर ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ है डेथ रेट या बर्थ रेट, ये एडिशनली ये 4 चांद लगाना क्यों जरूरी था क्रूड नाम से। तो इसको समझते हैं, इसकी कहानी भी 2 मिनट बात करते हैं जरा कि क्रूड वर्ड का क्या मतलब है। हालांकि ये वाली जो डिस्कशन है कि इसको क्रूड क्यों बोला जाता है, ये मैंने 12th क्लास की में जो इंडियन सोसाइटी के जो लेक्चर्स लिए हैं, जो उसके एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है सोशियोलॉजी की, उसके अंदर मैंने ये चीज़ आपको बता रखी है। मैं आपको और सिस्टमैटिक ढंग से थोड़ा सा अच्छे से यहां पर बता देता हूं। क्रूड वर्ड हम नॉर्मली कहां सुनते हैं, एंटायर
प्रिपरेशन में जनरली हम बार बार क्रूड वर्ड कहां सुनते हैं, पहले उस कहानी से स्टार्ट करते हैं। हम सुनते हैं क्रूड वर्ड क्रूड ऑयल में, राइट? जब हम इसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, यानी कि ये तेल कच्चा है। कच्चा कहने का मतलब है ये तेल अनप्रोसेस्ड है। इसकी प्रोसेसिंग होगी, इसकी रिफाइनिंग होगी, तो प्रॉपर तरीके से हमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो बाइफरकेट करके मिलेंगे, ए बी सी डी। अभी सब कुछ इसके अंदर मिक्सड अप है, मैस्ड अप है। अब बर्थ रेट या डेथ रेट दोस्तों जनरली हम बोल देते हैं। अब आप कहोगे सर ये कुछ नया कंसेप्ट है क्या? नहीं, बर्थ रेट डेथ रेट जनरली हम नॉर्मल डिस्कशन करते हुए, यूपीएससी का कोई टॉपिक पढ़ते हुए बोल देते हैं। कभी बर्थ रेट डेथ रेट होता ही नहीं है, एक्चुअली हमेशा वो क्रूड ही होता है। ये आज आपको एक नई चीज जानने को मिली। देख रहे हो, मेंस का टॉपिक है लेकिन ये प्रीलिम्स में बहुत अहमियत रखता है। ये सेम चीज मैंने क्लास 12 में बताई थी सोशियोलॉजी की डिस्कशन में, इंडियन सोसाइटी के एनसीईआरटीज में। हम जो बर्थ रेट डेथ रेट बोलते हैं ना, अगर आप ये बोल रहे हो या फिर ये वर्ड यूज कर रहे हो, गलत आप यूज कर रहे हो। हमेशा वो क्रूड के हिसाब से मेजर होता है, पर 1000। लेकिन अब पर 1000 ही है क्या क्या क्रूड? मतलब अगर हम पॉपुलेशन को डिवाइड करके हर हजार में से देख रहे हैं कि कितने लाइव बर्थ हो रहे हो, कितने लोग हर एक साल है पर्टिकुलर रीजन में हर हजार में से कितने लोग मर जा रहे हैं, तो यही है क्या क्रूड? हजार में डिवाइड करना पॉपुलेशन को? नहीं जी, ये नहीं होता। तो क्या है क्रूड? क्रूड वर्ड पहले आप कच्चे तेल से तो समझ गए होगे रिलेट करके, ये कच्चा एंड प्रोसेस्ड है, इसकी प्रोसेसिंग रिफाइनिंग होना बाकी है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स हैं, अभी प्रॉपर तरीके से बाइफरकेटेड नहीं है। कुछ ऐसा ही सिलसिला दोस्तों होता है जब हम ये डिस्कशन करते हैं कि क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट की। तो वाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर रेफर्ड टू एज क्रूड? कच्चे तेल में समझ में आता है क्रूड वर्ड, लेकिन वाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ बर्थ रेट या डेथ रेट? इसके आगे ये प्रीफिक्स क्यों अटैच्ड है क्रूड? क्रूड वर्ड का यहां पर ये मतलब है दोस्तों, एक तो हम यहां पर इसको बोल रहे हैं ये है बर्थ रेट और डेथ रेट का इनएक्यूरेट नेचर। इनएक्यूरेट नेचर यहां पर क्योंकि हम टोटल पॉपुलेशन को कंसिडरेशन में ले रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, विच इज जनरली 1 एनुअल ईयर। तो आप कहोगे सर ऐसे ही तो लेंगे ना, बर्थ रेट डेथ रेट तो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा इत्मीनान से ध्यान से सोचो, बर्थ रेट डेथ रेट अच्छे तरीके से कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया हमेशा होना चाहिए, ये काम करा जाए हमेशा एज वाइज और सेक्स वाइज, या आप इसको बोल लो जेंडर वाइज। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं एज फैक्टर की और बर्थ रेट डेथ रेट को देख रहे हैं, तो एक नवजान बच्चा, इन्फेंट, उसे अभी अपनी पूरी जिंदगी जीनी है, लेकिन यस कुछ अनहोनी देश में ऐसी हो जाती है, मां को पोषण अच्छा नहीं मिला प्रेगनेंसी के टाइम पे, बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी तो होता है, वो भी तो मर जाते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू ओल्ड एज पीपल, वो इन्फेंट तो कम मरेंगे। बुजुर्ग लोगों का टाइम आ गया है परलोक सिधारने का और दूसरी दुनिया में जाने का, नया शरीर लेने का। यहां पर जब हम एज और सेक्स के
एज और सेक्स के पैरामीटर को, बेसिकली एज और सेक्स के डिफरेंसेस को इग्नोर करते हुए एक एग्रीगेट टर्म्स में सॉरी, एक एग्रीगेट टर्म्स में, एक मैक्रो लेवल से जब हम बात करने लग जाते हैं और पूरी पॉपुलेशन को एक ही तराजू में तोलकर इन टोटैलिटी हम एंटायर आबादी को ले लेते हैं एक साल के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट को निकालने के लिए, तब वो बन जाता है क्रूड। तो आप कहोगे सर बर्थ रेट डेथ रेट तो हमने सुना है, वैसे भी क्रूड वर्ड तो आज आप बता रहे हो ये चीज कि क्रूड कहते हैं इसको प्रॉपर तरीके से, तो बर्थ रेट डेथ रेट बोलना क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है। आपने जो पढ़ा है सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। सिर्फ अगर आप बोलते हो बिना क्रूड वर्ड को यूज करे हुए बर्थ रेट और डेथ रेट, तो यानी कि आप एज के और सेक्स के, जेंडर के डिफरेंसेस को कंसिडरेशन में ले रहे हो। आपने पहले पॉपुलेशन को एज के बेसिस पर और सेक्स और जेंडर के बेसिस पर बाइफरकेट और डिवाइड करा है, फिर आप उसके बाद बर्थ रेट और डेथ रेट निकाल रहे हो। यहां पर इट इज अनफिल्टर्ड, यहां पर इट इज अनफिल्टर्ड, दैट इज व्हाई इट इज इनएक्यूरेट। 1000 में से तो निकाल रहे हैं, आप कहोगे सर कर तो दिया फिल्टर 1000 में से। अरे भाई कौन से 1000 को ले रहे हो? बुढ़िया को ले रहे हो, लड़कियों को ले रहे हो, शादीशुदा औरतों को ले रहे हो, बच्चों को ले रहे हो, बच्चों के बाप को ले रहे हो, उनके दादा को ले रहे हो, परदादा भी जिंदा उनको ले रहे हो, सबको मिक्स कर दिया पता चलो तुमने 1000 में, और फिर निकाल रहे हो कि बर्थ रेट डेथ रेट इतना था इस रीजन का, पर 1000 ऑन एन एवरेज ये निकल कर आ रहा है। अरे ये तो अनफिल्टर्ड चीज हो, ये तो ऐसी चीज हो कि आपने जाला फेंका समुद्र के अंदर, उसमें पकड़ने गए थे मछलियां, फंस गया केकड़ा, क्रोकोडाइल, लॉबस्टर, सी हॉर्स, सब आ गया उसके अंदर। ये चीज है, समझ गए? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। इन टर्म्स को ऐसे बारीकी तरीके से जानते रहो, गहराइयों से जानते रहो। थैंक यू वेरी मच।